स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 और आप कह सकते हैं सेकंड लास्ट लेक्चर के लिए। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी, जिसको मैंने गलती से लेक्चर नंबर 3 बोल दिया था, फिर मैंने उसमें एडिट करके बता दिया था कि वो लेक्चर नंबर 4 है एक्चुअली। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 के लिए मिले हैं। इसका एक लेक्चर और आएगा जहाँ पे हम लोग बैटरीज और सेल के बारे में बात करेंगे सेपरेटली। एक लेक्चर तो देना ही पड़ेगा उसको। तो 6 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफी बड़ा चैप्टर है और हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली ही करना पड़ता है। आप ऐसे 6 लेक्चर ना मान के चले, बिकॉज हमारा एक लेक्चर 35 मिनट्स का गया था, मुझे याद है, और एक लेक्चर गया था 40 मिनट से भी कम का, कुछ 38 का। तो लेक्चर छोटे भी आ रहे हैं, लेकिन छोटे करने बहुत जरूरी भी हैं। जैसे हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, अब नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर देना जरूरी होता है। अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन के जस्ट बाद कंडक्टिविटी शुरू कर दूंगा तो थोड़ी फील नहीं आती, मतलब ऐसा मैं नहीं करता हूँ ऑफलाइन में। जैसे कि मान लो अब कभी कभार ऐसा होता है यार, कोई टॉपिक जो है वो हमारा आधे घंटे में खत्म हो जाता है, तो उस दिन नया टॉपिक शुरू नहीं करना होता है, क्योंकि फिर अगला जो टॉपिक होता है वो उसके फ्लो को तोड़ता है। तो फिर बच्चे वहीं बैठते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको साथ भी कराने का मकसद तो वही है ना। आपके जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमने कहा था कि यार ऑफलाइन वाली ही फील आनी चाहिए। और हमारा जो बिलीवर्स बैच चल रहा है उसमें तो हम लोग ऑफलाइन के साथ ही पढ़ाते हैं। वो बच्चे तो जानते ही होंगे कि अगर एक नया टॉपिक हम खत्म करते हैं तो, और अगर नेक्स्ट वाले का उससे कनेक्शन है तो हम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन फिर अगला टॉपिक उस दिन शुरू करने का कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है। अब लास्ट लेक्चर आपने थोड़ा बहुत अगर देखा ही होगा, तभी आप लेक्चर नंबर 5 पे आए, वरना कोई फायदा है नहीं। तो हमने कुछ फॉर्मुलेशंस किए थे। अगर मैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको लिख दूं रिवाइज करने के लिए, तो याद करेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रो L बाय ए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास G इज इक्वल टू 1 बाय R। चौथा फॉर्मूला हमारे पास K इज इक्वल टू G स्टार, जहां पे G स्टार जो था वो सेल कांस्टेंट था, और 1 अपॉन रो हो गया कंडक्टिविटी, 1 अपॉन R हो गया कंडक्टेंस। यहाँ पे जो G स्टार हमारे पास बच्चों लोगों ये क्या होता है, वो आया था वो L बाय ए, यानी कि सेल कांस्टेंट आया था। तो कुल मिला के ये जो फॉर्मूले हमारे पास आए थे, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आज की क्लास में इनका लेना देना है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी की तो बात कर ली थी। कंडक्टिविटी होता था 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी कौन सी? पर यूनिट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इनसाइड द सेल। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ही है। मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी ही है, लेकिन ये पर मोलर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी पर यूनिट कंसंट्रेशन है। कंडक्टिविटी कह रही थी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, क्या कंसंट्रेशन आपने ली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ये नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट कंसंट्रेशन। सब्सटेंस की क्या कंडक्टिविटी है पर यूनिट कंसंट्रेशन, उसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो गया उसूलन, वो हो गया कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी। अब अगर सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह में बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल एम से दिखाते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज डेल एम, कंडक्टिविटी इज के, एंड मोलैरिटी को हम C यानी कंसंट्रेशन, या कैपिटल M यानी कि मोलर से भी दिखा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी में वॉल्यूम को लीटर में लेना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। वॉल्यूम को लीटर में ही लेना होगा आपको। लेकिन जो ऊपर कंडक्टिविटी है, अगर आपको याद हो तो उसकी जो यूनिट थी वो साइमन मीटर इनवर्स है, यानी कि वो मीटर में है, या हो सकता है सेंटीमीटर में भी हो, बट वो अक्सर किस में? मीटर में। तो एक है साइमन मीटर और एक है हमारे पास वॉल्यूम लीटर। तो इसलिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा,
ताकि इनकी यूनिट्स मैच हो जाएं, क्योंकि ये तो पक्का है, ये तो 100% है कि कंडक्टिविटी की यूनिट लीटर में नहीं होती है कभी भी, लेकिन जो मोलैरिटी होता है उसकी में नीचे जो वॉल्यूम आती है वो लीटर में आती है। तो लीटर को हमें अगर किस में कन्वर्ट करना होता है मीटर क्यूब में, तो हम इसको नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, विच इज 1000 से वो मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है यार कि ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है K इंटू में 1000/m। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन है। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एंड मोलर कंडक्टिविटी, हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया है। अब जल्दी से इसकी SI यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, ये लिखित में ले लो आप मेरे से। और अगर न्यूमेरिकल आना है तो आपको इसकी SI यूनिट पता होनी चाहिए, वरना आप गड़बड़ी कर दोगे, वरना आप गलती कर दोगे। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, आओ जरा समझें। मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, याद करेंगे कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती थी, साइमन मैं SI की बात कर रहा हूं अभी, है ना। साइमन, इसकी यूनिट क्या होती थी, साइमन मीटर इनवर्स। और जो मोलैरिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं अब मीटर में। वैसे वो लीटर में होती है लेकिन मीटर में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहिए स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट है। अगर हम बात करें कॉमन यूनिट की, तो कॉमनली जो हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रीजन है क्योंकि जो सेल है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इनकी लंबाई अक्सर मीटर में बहुत कम होती है। सेल जो है वो इतने इतने होते हैं, सेंटीमीटर में अक्सर उनकी लंबाई होती है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर सारी वैल्यूज दे रखी हैं। एनसीईआरटी ने इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे लगभग बराबर ही यूनिट्स, दोनों की बराबर वैल्यूज दे रखी हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, कुछ क्वेश्चन मीटर में है। बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आप एक सेल की लंबाई, मैंने आपको एक सेल दे दिया, रिमोट में लगा हुआ है, आपके घड़ी में लगा हुआ है आपके, तो आप उसकी लंबाई किस में नापोगे, आप मुझे बताओ। तो मीटर में तो शायद आप बहुत कम नापोगे, वहां पे लंबाई आप ज्यादातर के में सेंटीमीटर में ही नापोगे। यस, तो इसलिए ये कॉमन यूनिट आ जाती है। अब अगर आगे बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का आपस में क्या लेना देना है, तो ये तो तय है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ती है, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड बाय कंसंट्रेशन है, यानी पर यूनिट। हम यहाँ पे बात करते हैं पर यूनिट कंसंट्रेशन की, यानी एक मोलर में कितनी कंडक्टिविटी अगर आपकी है। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सबसे पहला लॉजिक तो ये लागू होता है, ठीक है। अब इस लॉजिक के बाद अगर हम बात करें तो कैसे वेरी करती है ये तो हम समझ गए, इनवर्सली है। यानी अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन इसके दो केस बनते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाकर टूट जाए, कैटायंस और एनायंस दे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर अलग है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर अलग है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है डैबीज हकल ऑन सेगर लॉ। डैबीज हकल ऑन सेगर लॉ, एक्चुअली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये बच्चे इस लॉ को पढ़ते हैं स्कूल्स में, क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड सा टॉपिक है। मतलब इसको बिना इस लॉ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉ से पढ़ना इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा रहता है। सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस कंसंट्रेशन, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात जाननी होगी कि हम जो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं
वो कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्होंने ना एक इक्वेशन दी, लेकिन उस इक्वेशन में एक चीज आती है, वो आती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पे मैं लिखूंगा अभी, उसको समझाऊंगा अभी, लेकिन इन्होंने इक्वेशन दी कि डेल एम इज इक्वल टू डेल नॉट एम माइनस बी रूट सी। ये इक्वेशन के ऊपर अगर मैं सही कह रहा हूं तो एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, और ना ही मैंने लास्ट 12 साल में कोई न्यूमेरिकल इस इक्वेशन पे देखा है। तो न्यूमेरिकल के लिए तो ये इक्वेशन है नहीं, ये इक्वेशन बस एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। सबसे पहली बात, डेल एम हमारी वही मोलर कंडक्टिविटी है, वेयर डेल एम इज आर मोलर कंडक्टिविटी, जिसको आप जानते हो, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी है। पूरा ही लिख देता हूं मैं। यहां पे जो डेल नॉट एम है ये मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि ये मोलर कंडक्टिविटी ही है, लेकिन हमने इसके अंदर जो पानी है वो इनफाइनाइट अमाउंट में डाल दिया है, इसकी डाइल्यूशन कर दी है, इनफाइनाइट अमाउंट में पानी डाल दिया है। और इनफाइनाइट अमाउंट में पानी डालने पे जितने भी आयंस हैं वो टूट जाएंगे और कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मिनिमम। ये तो कॉमन सेंस है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपने बहुत सारा पानी इसके अंदर डाल दिया, जितना पानी आप डाल सकते थे डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी। तो सोचो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन सबसे कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन सबसे कम हो जाएगी तो डेल एम सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हम यहां पे आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि ऑल्सो डेल नॉट एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम? ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है तो जो डेल नॉट एम है वो एक्चुअली डेल एम की मैक्सिमम वैल्यू है। आप मैक्सिमम कितना पानी डाल सकते हो उस पर कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाएगी। अब अगर कंसंट्रेशन मिनिमम हो गई तो डेल एम मैक्सिमम हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसलिए आप समझे कि डेल नॉट एम इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम, पहली बात। दूसरी बात, इस इक्वेशन में बी क्या है? तो बी इज अ कांस्टेंट। इस इक्वेशन में बी हमारे पास एक कांस्टेंट है, एंड सी इज कंसंट्रेशन, उसका रूट है, वो तो उन्होंने डेरिवेशन की होगी उस हिसाब से आया होगा। तो सी इज कंसंट्रेशन, वो तो डेरिवेशन से आया होगा। हमें डेरिवेशन तो बहुत दूर की बात है, हमें तो उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करने। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, और अगर आपको मैथ्स में 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता है तो आप इसे स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब अगर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया है तो एक ही बारे में आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में जिनके पास मैथ्स नहीं थी या नहीं है, तो मैथ्स में एक चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन करके, ग्राफ के ऊपर, चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है। तो वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी को, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, जिसमें y एक्सिस पे हम लोग बनाते हैं, जिसमें y एक्सिस पे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या बनाएंगे, ये रहा डेल एम। x एक्सिस पे हम लोग बनाएंगे कंसंट्रेशन का अंडर रूट, यानी कि रूट सी, और m होता है स्लोप विच इज माइनस बी, एंड डेल नॉट m इज नथिंग बट सी। डेल नॉट एम इज सी, सी मतलब इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं y एक्सिस पे, और स्लोप माइनस का है तो ग्राफ नीचे आएगा, और अगर स्लोप माइनस का है तो ग्राफ नीचे आएगा, और अगर ग्राफ नीचे आया तो ग्राफ के नीचे आने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक ऐसे भी ग्राफ नीचे आ सकता है और एक ऐसे भी ग्राफ नीचे आ सकता है। मानते हो? अब बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ होगा? तो आप कहोगे अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो ये वाला ग्राफ होगा, बट यहीं से एक पॉइंट शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से एक सवाल एग्जाम में अगर थ्योरी का आया, वैसे तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर फिर भी इस चैप्टर से थ्योरी का कोई सवाल आता है तो यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर हम बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बी जो है वो कांस्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो बी है वो कांस्टेंट है, और बी मतलब स्लोप। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से नीचे आएगा, यानी कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि इसके लिए जो बी है वो कांस्टेंट है। ग्राफ नीचे क्यों आया? दो बातों से समझ सकते हैं, डेल एम कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात ये डेबिस हक्कल ऑन सैगर लॉ की इक्वेशन भी यही कह रही है। दूसरी बात, स्ट्रेट नीचे क्यों आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? रीजन बिंग बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके लिए बी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो बी होता है वो वेरिएबल होता है, यानी बार बार चेंज होता रहता है। अब एक बच्चा कहता है अगर ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कैसे कंपेयर कर दिया? तो मैं यहां पे आपको एक लाइन दूंगा, अगर आप ये लाइन समझते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखना हाँ हम समझते हैं। लाइन बहुत ज्यादा डीप है। दुनिया में जितने भी कर्व्स है वो सारे बेसिकली छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से ही बने हैं। ऑल कर्व्स आर नथिंग बट द इंटीग्रेशंस ऑफ छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस। दुनिया में जितने भी कर्व्स है वो छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से ही बने। अब जैसे कर्व है, ये भी एक छोटी 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 स्ट्रेट लाइंस को जोड़ जोड़ के बनाए, मानते हो? और अगर आप ये बात मानते हो तो हर एक छोटी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो अलग है, जिसकी वजह से ग्राफ छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से बनाए लेकिन उन सारी लाइनों को मिला दे तो कर्व आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए भी वेरिएबल होता है, और वेरिएबल होने की वजह से ग्राफ कुछ ऐसी शेप का बन जाता है। इसीलिए ये वाला ग्राफ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास आ जाता है। डन है? तो ये कंसेप्ट है, बट न्यूमेरिकल इसके ऊपर है नहीं, कोई एंट्रेंस वगैरह में आ जाए दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, और ये सारे हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन उससे पहले हम एक लॉ और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरल्स। हैरी पॉटर वाली फीलिंग आती है। मैं आज तक सच बताऊं तो इसको बोलना नहीं सीख पाया हूं। मतलब गूगल पे मैं हर बार सोचता हूं, हर बार जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मैं कि इसको मैं आफ्टर द क्लास गूगल करके इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखूंगा, मैं फिर भूल जाता हूं। चलो, कॉलरॉश लॉ कह सकते थे इसको, बाकी अपने प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन बच्चों कॉलरॉश लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, और ये कनेक्टेड है पिछले वाला टॉपिक से, तभी हम कर रहे हैं इसको, फिर हम इसके मिला के क्वेश्चंस करेंगे आज कुछ। तो ये लॉ कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्ट है जो है MX नाम का, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्ट है MX नाम का, और वो टूट गया। तो टूटने के बाद वो बनाएगा M पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो ये लॉ कहता है कि अगर आपको MX सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, गोले का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। यहां पे गोले का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, गोले का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो अगर आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालते हो तो MX की, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर कैटायन और एनायन को आप सम कर दो। बहुत सिंपल है, यानी एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा ये, एट इनफाइनाइट क्या बच्चों? डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड द एनायंस। यानी अगर आपको MX की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है, नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकलेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन को ऐड कर देना होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जब हम कोई कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो हम उसको लैम्डा से शो करते हैं। ये डिफरेंशिएट करता है कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं, हम एक कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी को लिख रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लो एक सॉल्ट है हमारे पास
CaNO3 ट्वाइस। ये अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा पहले तो पता होना चाहिए। ये बनाएगा कैल्शियम +2 और साथ में ये बना देगा NO3-। ये एक तो बनाएगा कैल्शियम +2 और साथ में बनाएगा NO3-। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है, तो यहाँ पे अगर 2 हैं तो यहाँ पे भी क्या लगाना होगा हमें 2। अब अगर इस केस में मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालता हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मैं मोलर कंडक्टिविटी किसकी ऐड कर दूंगा, कैल्शियम की एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक्चुअली कैल्शियम +2 की, और मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन SO4-2 की। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, वेयर इज SO4-2, इट इज NO3-। मैं कैल्शियम सल्फेट की निकालने लग गया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं वो ये है कि NO3 यहाँ पे 2 है, तो उसकी कंडक्टिविटी को हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि NO3 के हमारे पास 2 आयंस हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये आपको गिवन होते हैं, बस ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो भी है वो करना है। एक और एग्जांपल करा दूं क्या, चलो। बच्चे कहते हैं 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना, बड़ा ऐसा नहीं होता। चलो आओ एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट्स से Al2O3। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब पानी में जाता है तो क्या बनाता है, यह बनाता है 2 एल्यूमिनियम +3 के आयंस और 3 ऑक्सीजन -2 के आयंस। तो अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालना है तो कैसे निकालूंगा जल्दी बताओ। मैं निकालूंगा मोलर कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो बच्चों, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा उसको, 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है जल्दी बताओ, क्योंकि उसके आगे 2 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वहां पे जो अपना ऑक्सीजन है वो उसके आयंस जो है वो 3 है। तो ये बहुत सिंपल सी बात होती है, ठीक है। बस एक फॉर्मूला और छोटा सा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं आज, ठीक है जी। डन डन डन। लेकिन उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सीख लेते हैं, नोट का पॉइंट सीख लेते हैं, याद करेंगे, थोड़ा सा इतिहास पे जाना होगा आपको। एक टॉपिक आया करता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसी को याद हो तो। चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम, और चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम क्या है, आपने इसको अभी हाल ही में सॉल्यूशन चैप्टर में भी रिवाइज किया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होता था कि कितना आपने टोटल लिया है डिवाइड में लेते थे, और ऊपर रहते थे कितना टूटा है, यानी कितने नंबर ऑफ आयंस, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन में टोटल मोल्स टेकन। ये हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला हुआ करता था, शायद याद आ रहा हो। अब यहां पे हम अल्फा को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहेंगे। अब अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहूंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और नीचे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि ऊपर तो वही आएगा मोलर कंडक्टिविटी, नीचे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी क्यों, बिकॉज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम वैल्यू जब डिनोमिनेटर में आती है और मिनिमम वैल्यू या उसकी वैल्यू ऊपर न्यूमिनेटर में आती है, तो इस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रेशो को कहते हैं हम लोग अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया मेरे पास डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जो हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये सारे फॉर्मूले तो हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और ये सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लें, समझ लें कि इस फॉर्मूले में इन डिजिट्स का, चीज़ों का, इन वेरिएबल्स का क्या मतलब है, ये 100,000 क्यों आ रहा है, ये आर क्या है, जी क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, इनकी एसआई यूनिट्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एसआई यूनिट्स क्या है, क्योंकि उसी में आपको न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन हो सकती है। और अगर ये हो गया वीडियो पॉज करने के बाद तो ही आप आगे बढ़ें, इस पेज पे तभी आएं जब आपको वो हो गया, वरना वापस चले जाए।
चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लो आप एक बार मेरे साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी ऑफ KCl इज 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल होगा ये व्हेन फिल्ड विद, ये सेल होगा, ऑटो करेक्शन हो जाता है क्या हो जाता है ये पूछना पड़ेगा इससे। सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर इतनी सारी यार, मुझे स्लाइड चेक करनी चाहिए यार, मुझे स्लाइड चेक करनी चाहिए। ये मूवी कंडक्टिविटी, इसीलिए एक स्लाइड बनाने वाला जो लड़का होना चाहिए वो साइंस साइड का ही होना चाहिए ना, वो समझ पाएगा, वो लिख रहा होगा तो ही समझ जाएगा कि यहाँ मूवी कंडक्टिविटी तो कुछ नहीं होता है, यहाँ तो मोलर कंडक्टिविटी होना चाहिए। चलो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर इन KCl सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर पर लीटर सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लेकिन बहुत इजी है, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक की जो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मोलर, मोल पर लीटर को हम 0.1 मोलर भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमें एक सेल दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन को आप C से दिखा लो या कंसंट्रेशन को आप M से दिखा लो। दूसरे वाले की आपको 0.02 मोलर दे रखी है और इसकी आपको 0.1 मोलर दे रखी है। सबसे पहले तो इन दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को बांट देते हैं। ये दो हिस्सों में हमने इस क्वेश्चन को बांट दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो 0.1 वाला है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम आपको दे रखा है। एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, जब उसको इतने से भरा तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया, यार ये क्वेश्चन पूरा ही नहीं है यार, ये क्वेश्चन पूरा ही गलत टाइप हुआ है। नहीं, ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज होगा। एक सेकंड दोगे मुझे क्या? कुंडी लगा लो सैया, रेजिस्टेंस ऑफ, इसको मैं सर्च करता हूं, मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन होना चाहिए यार। ये इतनी सारी गलतियां अगर करेगा, हाँ 520 देखा, मैंने कहा था ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो बहुत बार कराया हुआ ये 520 है, सॉरी यार इनकन्वीनियंस के लिए। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद कितना बच्चों 0.2 इज, तो रेजिस्टेंस आपको 520 ओम दे रखा है। कह रहे हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी तो रेजिस्टेंस 100 था, लेकिन जब कंसंट्रेशन 0.02 मोलर हो गई तो रेजिस्टेंस 520 है। आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जांपल है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर, आपको इस वाले की कंडक्टिविटी और इस वाले की आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको इस वाले की यानी 0.1 वाले की जो कंडक्टिविटी है वो दे रखी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। अब ये डेटा है जो आपको गिवन है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूं K इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार वाला, और यहाँ से मैं सेल कांस्टेंट निकाल लूं। अब अगर आप क्वेश्चन को समझे तो उन्होंने क्या किया है, एक सेल के अंदर 0.1 वाले सॉल्यूशन को निकाल के उसमें 0.02 डाल दिया है, यानी सेल तो वही है ना। अब सेल मतलब याद होगा सेल के लिए सेल कांस्टेंट होता है L/A, तो उसकी लंबाई और उसका एरिया तो वही रहेगा ना। तो उस केस में K हमारे पास है 1.29, G को मैं 1/R लिख सकता हूं, और यहां से मैं सेल कांस्टेंट निकाल लूंगा। R की वैल्यू 100 है, तो यहां से सेल कांस्टेंट मेरे पास आ जाएगा 129, और अगर आपको याद हो तो इसकी SI यूनिट मीटर इनवर्स हमने लास्ट क्लास में कराई थी। ये हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब इस सेल कांस्टेंट का क्या मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ऑल्सो K इज इक्वल टू G स्टार का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। अब K हमें निकालना है, जो G है वो हमारे पास कितना होता है 1/R विच इज 1/520, और सेल कांस्टेंट हमारे पास 129 आ चुका है। इसको सॉल्व करोगे इतना साइमन मीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप निकालोगे
मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला, क्योंकि आपको मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू में 1000 बाय m यानी कि कंसंट्रेशन होता है। तो कंडक्टिविटी आपके पास आ चुकी है, 1000 आपके पास होता ही है, और कंसंट्रेशन 0.02 ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, इतना साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट पे ध्यान देना, आंसर आ जाएगा। सॉरी वो गलतियां होंगी 2-4 क्वेश्चन में, तो इसके से फ्लो थोड़ा टूट गया होगा। दोबारा से एक बात देखते हैं, हमें एक सेल दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है और उसका रेजिस्टेंस 100 है। अगर मैं उसी सेल को 0.02 से भर देता हूं और रेजिस्टेंस 520 हो जाता है, तो आपको इस वाले सेल की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अगर इस वाले सेल की कंडक्टिविटी दे रखी है तो K इंटू में जी स्टार वाला फॉर्मूला लगा के मैंने पहले सेल कांस्टेंट निकाल लिया, और इस सेल कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पे पुट करके मैंने K निकाला पहले, और फिर K के वैल्यू को पुट करके मैंने डेल एम भी निकाल दिया। ओके, झकास है। अच्छा, एक जगह और पेज दे रखा था मैंने, बट कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल, ये सवाल भी थोड़ा अच्छा है। देखो, अगर मुझे NaCl का डेल नॉट m निकालना है तो मैं Na प्लस और Cl माइनस के लैम्डा यानी कि इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐड कर दूंगा, है ना, ये बात की थी। सेम फॉर HCl, सेम फॉर NaAC। तो लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी मदद से, इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मदद से HAC की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है। अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, क्या ऐसा कहना ठीक है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HAC इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaAC माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। अब जो समझदार है वो शायद समझ भी गया हो पहली बार में, लेकिन हो सकता है सब ना समझे हो। मैं इसको एक तो ओरली समझाऊंगा अभी, और एक मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। आप समझ जाओगे कि हमने HAC की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए HCl NaAC में से NaCl माइनस क्यों किया है। तो यहां से हमें मिलेगा H जो कि हमें चाहिए, यहां से हमें मिलेगा H जो कि हमें चाहिए, और यहां से मिलेगा AC जो कि हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे Cl और Na एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जब इनको हम ऐड करेंगे, तो फिर उसमें से NaCl माइनस कर देंगे। बच्चा कहता समझ में नहीं आया। अब जो मैं कर रहा हूँ ये पीले रंग से, वो आपको एग्जाम में नहीं करना है, वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में नहीं करना होगा। क्या मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस प्लस में Cl माइनस लिख सकता हूँ? आंसर है हाँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ Na प्लस की प्लस में AC माइनस की, हाँ। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस करके Na प्लस और Cl माइनस। अब आप बताओ मुझे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा? मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? यहां पे मेरे पास बचेगा कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस में कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस। अब आप बताओ H प्लस और AC माइनस को ऐड करके क्या आता है? HAC। तो देखा जाए तो अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और NaAC की ऐड करता हूं और उसमें से मैं अगर NaCl माइनस कर दूं तो मुझे HAC की मिल जाएगी। इसलिए ये तिगड़मबाजी की है, एग्जाम में ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर हम वापस से क्वेश्चन पे आए, वापस से आए तो HAC की अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो HCl की विच इज 425.9 प्लस NaAC की विच इज 91, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग NaCl की विच इज 126.4, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। इतना यूनिट देख ले क्या दे रखी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं देखते और साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कर देते तो फिर वो गलत हो जाता, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो गलत हो जाता। ओके बच्चों, डन है बच्चों, बढ़िया बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल आ रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ, अगेन आपको एक कंडक्टिविटी दे रखी है एक सेल की जिसकी कंसंट्रेशन इज गिवन विच इज, इसको मैं 1 2 3 यानी 1.028 इंटू में 10 की पावर -3 मोलर कर देता हूं एसिटिक एसिड, और आपको कंडक्टिविटी गिवन है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के निकालना है के निकालना है। के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो उससे पहले आपको ना चाहते हुए भी अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अल्फा के आप के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट तो निकाल नहीं सकते। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा फॉर एसिटिक एसिड। आपको डेल नॉट एम एसिटिक एसिड का दे रखा है विच इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो भाई साहब, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो मन में प्लान बना के करता है ना वो गलतियां नहीं करता है। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, प्लान बनाओ क्या है, दिमाग में घुमा डालो प्लान कि किस प्लान से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। जल्दी से प्लान बनाओ, क्या करोगे। आपको इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए देता तो आप क्या करते। बना लिया, डन है, पक्की बात है। चलो आओ, अब अगर आपने इसका प्लान बना लिया है तो शायद ये बनाया होगा कि पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। आज ही कराया। अल्फा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है डेल एम अपॉन डेल नॉट एम। डेल नॉट एम इज गिवन, तो पहले आपको डेल एम निकालना पड़ेगा। तो देखो प्लान कैसे बदला, मकसद हमारा के ए है, लेकिन पहले डेल एम निकलेगा, डेल एम के बाद हमें डेल नॉट एम और डेल एम का फॉर्मूला अल्फा निकालना, अल्फा के बाद हमें के एन निकालना है। तो प्लान है कि पहले हम लोग निकालने वाले यहाँ से डेल एम। तो डेल एम का फॉर्मूला होता है के इंटू में 1000 बाय एम या सी, कंसंट्रेशन जो भी आप कह लो। तो डेल एम यहाँ से आ जाएगा, के कितना है हमारे पास 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1000 तो है ही, अपॉन में कंसंट्रेशन इज 1.028 इंटू में 10 की पावर -3। यहाँ से आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में क्या मिल गया, डेल एम। डेल एम आ गया, डेल एम आने के बाद अल्फा आ जाएगा, कैसे, डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। तो डेल एम हमारे पास आ चुका है, डेल नॉट एम हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 390.5, सॉल्व कर दिया, इतना आ जाएगा। आई होप आपको पता हो अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है, क्योंकि वो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है। तो मिनिमम अपॉन मैक्सिमम इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगर आपके पास अल्फा आ गया तो अल्फा आने के बाद, ओहो एक पेज कम पड़ गया, कोई बात नहीं, यहां पे एक पेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। केसरिया तेरा इश्क है पिया। हाँ, तो यहां से अल्फा आ चुका है। अब मैंने आपको बताया, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। CH3COOH जो है यानी एसिटिक एसिड जो है, ये पानी में जाता है, CH3COO माइनस बना देता है और H+। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बस याद दिला रहा हूं कि ऐसे हम इसका रिलेशन निकालते हैं। ये करने की कोई नीड, कोई जरूरत नहीं है बच्चों। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हो, 11th क्लास इक्विलिब्रियम, घड़ी में टाइम हो रहा है 0, इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी ले ली, C ले ली या M ले ली, जो भी आप लेते हो, है ना। और C में से इसकी कितनी कंसंट्रेशन टूट गई, 0। अभी तो रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है ना। लेकिन C में से घड़ी में टाइम जब T हुआ तो C में से एक में अल्फा टूटता है, तो C में कितना टूट गया, C अल्फा। ये कितना बनेगा, C अल्फा। अब तो याद आ गया होगा, अब तो याद आ गया होगा, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। कितना बच गया ये बताओ, ये बच गया C माइनस C अल्फा, ये बच गया C अल्फा, ये बच गया C अल्फा। ये C अल्फा रिएक्ट हो गया, C लिया था तो C माइनस C अल्फा हो गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन इनटू में इसकी कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट्स की अपॉन में रिएक्टेंट की जो आपने ली थी। C कॉमन ले लेते हैं तो एक C से एक C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला है।
अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको कहा है कि एसिटिक एसिड या ऐसे हर एक लोगों के लिए आप याद ही कर लो जो टूटने के बाद 2 आयंस देते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये पूरा फॉर्मूला बदल जाता। 11th क्लास इक्विलिब्रियम, तो ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो सीधा पुट कर सकते हो, नहीं तो आप ये निकाल भी सकते हो, हमने 11th में सीखा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास के हमें निकालना है। सी यानी कि कंसंट्रेशन हमारे पास है विच इज 1.028 इंटू में 10 की पावर -3, तो 1.028 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। आपके पास अल्फा भी आ चुका है तो के भी आ जाएगा। ना तो अल्फा की यूनिट होती है और ना ही बच्चों के ए की यूनिट होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एक बार ट्राई कर लेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहां तक चैप्टर का इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा जो है वो समाप्त होता है। मतलब 95% चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन नॉस्ट इक्वेशन या इस कंसेप्ट के ऊपर जो आज हमने किया, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कॉरल्स लॉ, उन सब के ऊपर मिले जुले आते हैं। 90%। 10% सवाल हमारे फैराडेज लॉ जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, और बैटरीज, और जो थोड़ा बहुत हमने थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर में वहां से आ सकते हैं। बट ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड बचे हैं। सॉलिड स्टेट तो डिलीट ही हो गया सीबीएसई से, तो न्यूमेरिकल बेस्ड 3 ही चैप्टर बचते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचता है, और हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स बचता है, और हमारे पास सॉल्यूशन बचता है। तो 3 चैप्टर से 3 न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है, बिकॉज यार एक बोर्ड के एग्जाम में 3 न्यूमेरिकल तो कम से कम बनते ही है ना। तो उसका भी आप ध्यान थोड़ा सा रखेंगे कि यहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा हैं। ऑल दो अगले लेक्चर में, जो कि इसका आखिरी लेक्चर होगा, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।